विविधता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संविधान के अनुसार थोड़ी नमाज होगी, संविधान के अनुसार थोड़ी पूजा होगी। मान्यवर, हिंदू धर्म में तो हो चुका। सबरीमला में आपने कहा कि पूजा कैसे होगी, यह संविधान तय करेगा। गोविंदा की हाइट जो होगी, गोविंदा का जो हांडी होती, दही हांडी, आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, वह अभी न्यायालय से तय करवाया। श्री राम लला विराजमान कहां पैदा हुए, उस पर तो कहते थे कोर्ट तय करेगा, संविधान के अनुसार तय होगा, और आपके नेता वकील का चोला ओढ़ ओढ़ के जाके खड़े होते थे, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि बात यहां पर। लेकिन चूंकि आपको मुसलमानों को डांट डांट करके हिंदुओं को पोलराइज करना, इसलिए बार बार सरिया 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 लेकर के आते हैं। कोई सेकुलर देश दिखाइए साथ शरिया को संवैधानिक दर्जा पर। शरिया 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 नहीं बोलते। संजय जी बताइए शरिया कहां है किस सेकुलर देश में? बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ तो राम मंदिर का लोकार्पण की तैयारी शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ सरकार समान नागरिक संहिता भी लाने की तैयारी कर रही है। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के संजय निरुपम को कांग्रेस का असली चेहरा ही दिखा दिया। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कोई हमारा चुनाव का मुद्दा है? 1980 में भाजपा बनने से लेकर 1951 में जनसंघ बनने तक 72 साल से हमारा मुद्दा है। और मैं चुनौती देके कहता हूं हमारे विपक्षी प्रवक्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र दिखा दे जिसमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर ना हो, तब आप कहिए कि कोई चुनाव के समय हम लाए। यह हमारे विचार से वह मुद्दा है जो संविधान के नीति निर्माताओं की नजर में था। यह वो मुद्दा है जो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान में। और यह वो मुद्दा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कर चुका है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं मुस्लिमों को डराने के लिए, क्या अद्भुत बात करते हैं। इनके लिए ये जब शाहबानो केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद दिया गया शरिया के पक्ष में, वो तो सेकुलरिज्म का संगीत था और उसका विरोध करना डराना है, ये नहीं सच है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं अमीश जी, भारत को वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए। अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं हमारे विपक्षी दलों से, एक सेकुलर देश बता दें जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो, बता दें मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां सर्वोच्च न्यायालय और मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरोध अगर हो जाए, जो शाहबानो केस में था, तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद दिया हो। एक सेकुलर देश बता दे जहां वक्फ बोर्ड होता हो। एक सेकुलर देश बता दे जहां मौलवियों को सैलरी मिलती हो। यह भारत स्वतंत्रता के बाद से केवल अटल जी के 6 साल के दौर को छोड़ दें तो यह सेकुलर राष्ट्र नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। भारत के संविधान का जिक्र किया और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया त्रिवेदी जी ने। जब संविधान बन रहा था तब भी यह प्रस्ताव आया था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और तब सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में संभव नहीं है, कि यह देश अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग रीति रिवाजों पर आधारित एक देश है। एक ऐसा समाज है जो एक बहुभाषी और बहुधार्मिक और बहुविध लोग यहाँ पे रहते हैं। इसमें एक कानून आप नहीं बना सकते। कम से कम लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है, लोगों के शादी ब्याह पर या जो इनहेरिट करने का जो तरीका है, उनमें कुछ बेसिक चीजें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम से कहेंगे कि मुसलमानों को कि भाई तुम नमाज भी हम जो देश में तय करेंगे उस हिसाब से पढ़ोगे, जो संविधान में लिखा उस हिसाब से नमाज पढ़ो। पुजारियों को बोलेंगे कि जैसे हम बोलते वैसे पूजा करो। यहाँ तो पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं हमारे देश में। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा जब यूसीसी चाहने के बारे में बात हुई, अम्बेडकर चाहते थे कि किसी भी मजहब को कानून में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी यूसीसी लागू होना चाहिए, ये उनका तर्क था। ना 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 ना, ये उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी तब लागू होगा जब सामने वाले मजहब के लोग स्वयं स्वीकार करें, स्वयं प्रस्ताव लेके आए। जिस दिन इस देश का मुसलमान कहेगा कि हां जी यूसीसी लागू होना चाहिए और हम लोग स्वीकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए, तब संभव हो सकता है। अगर हिंदू सिख ईसाई तैयार है तो थोपा नहीं जा सकता, यह बात उगत। हिंदू धर्म के अंदर इतनी सारी परंपराएं, इतनी सारी रीतियां, इतनी सारी कुरीतियां और इतनी सारी उप परंपराएं हैं कि उन सबको मिटाने चलेंगे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, या फिर कहेंगे नहीं से कॉमन धारा होनी चाहिए, कॉमन विचार होना चाहिए, कॉमन तरीका, उसमें हमारा हिंदू धर्म बिखर जाएगा। तो हम सेकुलरिज्म का पार्ट कम से कम कांग्रेस पार्टी और हमें। ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अभी अब जो संजय जी ने बात कही तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। विविधता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संविधान के अनुसार थोड़ी नमाज होगी, संविधान के अनुसार थोड़ी पूजा होगी। मान्यवर, हिंदू धर्म में तो हो चुका। सबरीमला में आपने कहा कि पूजा कैसे होगी, यह संविधान तय करेगा।
गोविंदा की हाइट जो होगी, गोविंदा का जो हांडी होती, दही हांडी, आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, वह अभी न्यायालय से तय करवाया। श्री राम लला विराजमान कहां पैदा हुए, उस पर तो कहते थे कोर्ट तय करेगा, संविधान के अनुसार तय होगा, और आपके नेता वकील का चोला ओढ़ ओढ़ के जाके खड़े होते थे, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं धार्मिक स्वतंत्रता। क्योंकि बात यहां पर ये नहीं है अल्पसंख्यकों की। अमीश जी, मैं आपकी बात में भी संशोधन करना चाहूंगा। किस अल्पसंख्यक को समस्या है भाई? क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा में तो है कॉमन सिविल कोड। क्या सिखों ने कोई बात नहीं? नहीं सुधांशु, आप मेरी बात में संशोधन कर सकते हैं ना? ना सुधांशु, मैंने क्या बोला ना सुधांशु, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बोला कि सिर्फ अगर अल्पसंख्यक काउंट होगा तो क्या मुसलमान काउंट होगा? क्या सिख ईसाई काउंट नहीं होंगे? क्या जैन काउंट नहीं होगी? क्या बौद्ध काउंट नहीं होंगे? मेरा पॉइंट ये था। आप मेरे पॉइंट को गलत तरीके से ले रहे हैं। आपको जो पॉलिटिकली सूट करता है वो ले रहे हैं। बात सुनिए जी, आपने कहा नहीं, मैंने कहा आपकी बात में संशोधन कर रहा हूं अमीश जी। आपने अल्पसंख्यक कहा, अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है इसका। अल्पसंख्यकों में जो प्रचंड बहुसंख्यक है, जो 80% से अधिक अल्पसंख्यकों में, वो उनको समस्या है और उनके भी विशेषाधिकार को समस्या है। और अंत में अंबेडकर जी का यह कहना था कि यदि अल्पसंख्यक शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलर देश में कोई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता। और यदि अल्पसंख्यक होगा तो सेकुलर नहीं, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं। परंतु नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि अल्पसंख्यक होना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द खारिज किया गया। आप कहां से सेकुलर है, कितने सेकुलर, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। तो कृपया करके सेकुलरिज्म का जो बांसुरी बजा रहे हैं वो बांसुरी बजाना बंद करिए। आपको मुसलमानों को तंग करना है। रह गई बात कि कौन सा अल्पसंख्यक क्या स्वीकार कर रहा है। आपको मालूम है सिखिज्म में क्या क्या परंपराएं हैं? आपको मालूम है हर आदमी अपने देश में चाकू लेके सरेआम नहीं घूम सकता, लेकिन सिख धर्म के लोग घूमते हैं, क्योंकि हम उनकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना जानते हैं। और आप अगर इतने सेकुलर बनते हैं तो चलिए जरा सारे सिखों को बोलिए कि तुम लोग ये क्या नाम है, तलवार रखना बंद करो, चाकू रखना बंद करो। बोल सकते हैं आप? कृपा आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको मुसलमानों को डांट डांट करके हिंदुओं को पोलराइज करना, इसलिए बार बार सरिया 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 लेकर के आते हैं। सुधांशु, क्या ये विपक्षी एकता का जवाब है? यूसीसी एक पॉलिटिकल सवाल है ये, और इसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। क्या विपक्षी एकता से, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है क्या विपक्षी एकता से हिल चुके हैं, इसीलिए यूसीसी का दांव खेल सकते हैं। और नीतीश कुमार ने तो बुधवार को ऑफिशियल बाइट देके बोला है कि इस बार लोकसभा के चुनाव जल्दी हो जाएंगे। देखिए, मैं तो पुनः पहले ही बोल चुका, फिर भी किसी को न सुनाई पड़ा हो तो मैं बता दूं, मैं तो 1951 से बोला जी, और मैं चुनौती के साथ बोला, एक भाजपा का घोषणा पत्र दिखाइए इसमें यूसीसी ना हो, तब ये बचकाने आरोप लगाइए कि चुनाव के समय कर रहे हैं। और मेरी बात का जवाब नहीं आया। कोई सेकुलर देश दिखाइए साथ शरिया को संवैधानिक दर्जा पर। शरिया 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 नहीं बोलते। संजय जी बताइए शरिया कहां है किस सेकुलर देश में? चुनौती तो पूछता हूं, कोई सेकुलर देश बताइए जहां धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। और आपने कहा बाकी सबकी परंपरा। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं परंपरा की बात, शायद आपको नहीं पता हो। अब देखिए, आप बोल रहे थे सर, बीच में नहीं बोल रहा था। अब परंपराओं की ही तो मैं बात कह रहा हूं। हमने तो 4 परंपराएं गिना दी। परंपरा तो छोड़िए, आपने तो भगवान के जन्म का सबूत मांगा, आपकी सरकार ने मांगा, और कहा मस्जिद तामील करवाएंगे। आपकी सरकार आपके नेताओं ने खड़े होकर कहा। और सुनिए, हमने सिद्ध किया, हम हर सीमा तक जाके हमने उस बात को सहा। अब एक मिनट, पूरी बात सर। 27 दिसंबर 1963 जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और हजरत बल की मस्जिद में जो मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल रखा है, उसके बारे में अफवाह उड़ गई कि वह बाल चोरी हो गया। श्रीनगर से लेकर लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं, बाल नहीं चोरी हुआ है, बाल वहीं पे बरामद है। उसके बाद कहा गया कि नहीं साहब, कैसे मान लिए वही मतलब है यार। सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करवा देंगे, तो मौलवियों की परिषद बुलाई गई और चार्टर्ड प्लेन से गए। कहा धार्मिक मामला है, इसमें कोई विज्ञान और सबूत नहीं चलेगा, जो धार्मिक नेता कहेंगे वही माना जाएगा। और जब रामलला की बात आई तो यही नहीं कहा गया वो कहां पैदा हुए, अयोध्या थी कि नहीं ये साबित करो, राम हुए थे कि नहीं साबित करो। आपके पार्टी के नेता ने कहा इतने कमरे थे तो यहां हुए तो नहीं साबित ये आपका, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ना, यूसीसी के थ्रू अब राम मंदिर पे चले गए। मैं ये कह रहा हूं ना, इन्होंने कहा ना कि धार्मिक परंपराओं राम मंदिर पे चले गए उठाएंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, आप यूसीसी अच्छा चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं 3 बार। अब संजय निरुपम का जवाब। हिंदुस्तान में जितने धर्म के लोग हैं, जितनी भाषाओं के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, तो भी हम उस पूरे एक उसमें उस मॉड्यूल में हम अपना सेकुलरिज्म क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ये जो विपक्षी एकता के तूफान की बात करते हैं अमीश जी, विपक्षी एकता में उससे ज्यादा घमासान है।
कैसे? और कर्नाटक की कांग्रेस की विजय के बाद वो घमासान और बढ़ गया है। जैसे अब केजरीवाल जी बेचारे याचक की तरह घूम रहे हैं कांग्रेस से कि राज्यसभा में हमारे बिल का समर्थन कर दो, वो कहने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ललचाई नजरों से देख रही है कि क्या ममता दीदी मेरे को सपोर्ट करेंगी, मगर वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और जहां तक वो कह रहे हैं जो जहां मजबूत है वहां लड़े, तो जो जहां मजबूत है वहां तो लड़े ही हैं। क्या केजरीवाल जी हमसे दिल्ली में नहीं लड़े? हमने 7 सीटें जीती हैं। जहां पे कांग्रेस मजबूत थी, तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हमने सारी सीटें जीती हैं जी। और गुजरात में हमने सारी सीटें जीती हैं। तो उसमें तो कोई तूफान की बात नहीं है और इसमें कोई तूफान नहीं है। ये जाति, क्षेत्र, भाषा और विशेषकर जातियों में बांटकर जो तूफान खड़ा करना चाहते हैं, तो हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता की वह पंक्ति कहना चाहता हूं जो हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए लागू होती है। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़ा देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम भी। 70 जब इमरजेंसी लगी थी, निश्चित रूप से जनसंघ का दीपक हमने बुझा दिया था, मगर हम सकारात्मक थे। तो अंतर क्या पड़ा कि उसके बाद जब कमल खिला, तो ऐसा कमल खिला कि वो जनता पार्टी के लोग कहां गए? अब जनता परिवार कहां है? क्षेत्रवादी, जातिवादी दलों में विघटित होकर जहां तहां रह गए और भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊपर गई। और वह क्या था, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब वो गठबंधन टूटा था, नकारात्मक था ना, इसलिए 2.5 साल नहीं चला। और अटल जी ने उस समय जब गठबंधन टूटा था तो एक बात कही थी, आप लोगों ने अटल जी की बड़ी फेमस कविता सुनी होगी, गीत नया गाता हूं। उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। जब गठबंधन टूटा था तो उन्हें इतना दुख हुआ, उन्होंने जो लिखा था, और वही हश्र इनका भी होने वाला है। वो पंक्ति ये थी कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और आज आप देख लीजिए गठबंधन में जो जो आने वाले हैं, सब भ्रष्टाचार के आरोपी चेहरे हैं, सब दागदार चेहरे हैं। लोकतंत्र की बात कहने वाली सारी पार्टियों ने अपनी पार्टी में राजतंत्र स्थापित कर लिया है। एक ही परिवार के हाथ में पार्टी का नेतृत्व उत्तरोत्तर चलता चला आ रहा है। तो बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। इसलिए वह बात जो उन्होंने कही थी, आपका भी गीत गाने की कोई संभावना नहीं है। मैंने आप ही के उदाहरण से, अपने अनुभव से बता दिया अपनी पार्टी के अंदर। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की सिफारिश की है। इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार चाहती है कि इस मामले पर किसी फैसले से पहले एक नैरेटिव तैयार किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है और उसके पहले यह कवायद हिंदू एजेंडे को धार देने की कोशिश लग रही है। यही नहीं, जनवरी 2024 को राम मंदिर का लोकार्पण की भी तैयारी है। यह एक भव्य आयोजन होगा और कई दिनों तक कुछ कार्यक्रम भी चलाने की योजना है। उत्तराखंड और गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर पैनल भी बनाए गए हैं। जनसंघ के दिनों से ही भाजपा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता को अपने कोर मुद्दों के तौर पर प्रचारित करती रही है। आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया और अदालत के फैसले से राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में इन मुद्दों को भाजपा अपनी कामयाबी के तौर पर प्रचारित करना चाहती है। अब तीसरा और आखिरी कोर मुद्दा समान नागरिक संहिता ही बचा है, जिस पर भाजपा आगे बढ़ना चाहती है। असल में यह मामला विपक्षी एकता की स्थिति में भाजपा को फायदे का लग रहा है। विपक्षी दल एकता के जरिए बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में अपने पक्ष में मजबूत सामाजिक समीकरण बनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा को लग रहा है कि समान नागरिक संहिता के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण हो सकता है जो विपक्षी एकता पर भारी पड़ेगा। खास तौर पर हिंदी पट्टी राज्यों में इसका गहरा असर दिख सकता है। इसलिए भाजपा चुनाव के ऐन पहले समान नागरिक संहिता के मसले पर चर्चा पर जोर दे रही है। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए वो पूरे माहौल को हिंदुत्व करने की कोशिश कर रही है।